गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। स्टूडेंट ये टॉपिक रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। रेजोनेंस के एप्लीकेशन पार्ट में अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन एंड कल की क्लास में अपन ने देखा था प्रोटोनेशन साइड। और प्रोटोनेशन साइड में अपन ने कुछ कंपाउंड्स के बेसिक नेचर कवर किए थे, जैसे पेरिडीन है, पाइरोल है, अपने एनिलीन्स वगैरह है। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अपन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। सब लोग जानते होंगे एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है। एसिडिक नेचर का मतलब होता है -H+ बाहर निकलना, मतलब H+ बाहर निकलना। यहां से जब H+ बाहर निकलेगा तो फिनोल से जो आयन बनेगा उसको अपन बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। इस आयन को अपन बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। अच्छा, ये हो गया अपना कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, और ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड। ये तो सब लोग आप जानते होंगे। कॉन्जुगेटेड बेस में उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड से एक H ज्यादा होता है, और कॉन्जुगेटेड एसिड में उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस से एक H क्या होता है, ज्यादा होता है। कॉन्जुगेटेड बेस में कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड से एक H कम होता है। तो ये हो गया अपना कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, और ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात करते हैं अपन इसका एसिडिक नेचर की। तो जब इनकी एसिडिक नेचर शो करते हैं तो आयन बनता है, इसको अपन बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, ओके। अब ये देखो, जो फिनोक्साइड आयन है इस पे चार्ज कौन सा है, इस पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो आप सब लोग जानते होंगे कि देखो, इफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस जब अपन इंक्रीज करते हैं, जब इस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड है, उसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अपन इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कल की क्लास में भी अपन ने देखा है, उससे पहले वाली क्लास में भी अपन ने देखा है कि जब अपन कॉन्जुगेटेड बेस या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड अपने बनते हैं तो उसकी आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, फिनोक्साइड आयन बन रहा है। और फिनोक्साइड आयन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं अपन, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो आप याद करो, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी या फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं अपने, जैसे -R हो गया, -H हो गया, -I हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे +R वाले हो गए, +H वाले हो गए, और +I वाले हो गए। ठीक है। ये अपन ने चेक कर ली। इस आयन की स्टेबिलिटी इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है। और जब इन आयन की स्टेबिलिटी अपन बढ़ाएंगे तो एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो एसिडिक नेचर है, फिनोल का एसिडिक नेचर, फिनोल का एसिडिक नेचर ये भी प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगा। तो -R, -H एंड -I होंगे। और रिलीजिंग ग्रुप कौन से होंगे, +R, +H एंड +I वाले होंगे। तो देखो स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कि फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन
स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, आप ये लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के। यही अपना ऑल ओवर कॉन्सेप्ट अपना यही हो गया, ठीक है। अच्छा, फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, और फिनोल क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। और यही मैंने समझाया है कि इसकी स्टेबिलिटी जब इंक्रीज करेंगे तो इनकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और यही मैंने लिखा है, देखो मैं आपको ये बता दूं कि यही मैंने लिखा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, कॉमन एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए ये फिनॉल लिया मैंने और इससे ग्रुप जोड़ दिया, और ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ा है, कोई भी ग्रुप नहीं जोड़ा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। और थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये फिनोल है और इस पे मैंने ग्रुप जोड़ दिया, और वो ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फिनोल का जो एसिडिक नेचर है, देखो यहाँ पे देखना, फिनोल का एसिडिक नेचर है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप के तो प्रोपोर्शनल होगा, और रिलीजिंग ग्रुप के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर सिंपल आ जाएगा, इसको सिंपल बोलूं, ठीक है। और फिर सिंपल से भी कम किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की। ये हो जाएगा कॉमन एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इससे मैं एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर बना लेता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, डोमिनेंट से लिखेंगे अपन -R डोमिनेंट, फिर उससे कम -H, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर सिंपल हो जाएगा। और सिंपल के बाद में इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप, तो देखो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पावर रखेगा रिलीज करने वाला, उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +I, फिर +H, एंड फिर हो जाएगा +R हो जाएगा। ये कॉमन फैक्टर मैंने लिख दिया। अब समस्या आती है कि R ग्रुप 2 हो, H ग्रुप 2 हो, तो देखो अगर -R ग्रुप 2 है तो जिसका -R ज्यादा है, देखो बड़ा लिख दिया, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, जिसका -R छोटा है उससे। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, जिसका -H बड़ा है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, -H छोटा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कम पावर वाला है। इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका बड़ा इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी छोटे इंडक्टिव इफेक्ट से। और फिर आ जाएगा अपना सिंपल वाला। अब देखो यहाँ पे प्लस वाले भी, देखो रिलीज पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रिलीज जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही कम होगी। तो देखो यहाँ पे कम पावर का और फिर उसके बाद में ज्यादा पावर का ये आई लिख दिया। इसी तरह से कम पावर का हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर ज्यादा पावर का हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा लिख दिया। इसी तरह से कम पावर का रेजोनेंस और फिर ज्यादा पावर का क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। ये मैंने आपको एक कॉमन फैक्टर लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का ऑर्डर लिख दिया। और ये ऑर्डर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल का ऑर्डर। और ये ऑर्डर अपने को हर जगह काम आता है। आप एक बात बताओ, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी अपन ने पढ़ ली, ठीक है, क्या उसमें भी वही ऑर्डर है क्या, देखो उसमें भी वही ऑर्डर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी तो हो गई है, उसका भी वही ऑर्डर होगा, फिनोल का एसिडिक नेचर का भी वही ऑर्डर होगा। और जब अपन बेसिक नेचर की बात करेंगे, जब अपन एनिलीन की बात करेंगे, तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, जो अपन ने कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पढ़ रखा है, सेम वही ऑर्डर आप फॉलो करते जाना, केवल बस आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखने आने चाहिए, ठीक है। और ये मैंने आपको अच्छे से कवर करा रखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स और हाइपर कॉन्जुगेशन एंड उनको कहाँ पे वो इफेक्टिव होंगे, इसी तरह से रेजोनेंस कहाँ पे इफेक्टिव होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने आपको करा रखा है।
अब लीजिए कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं इसके पैटर्न पे। देखो एग्जांपल्स, अपना वही पैटर्न रहेगा। ये फिनोल लिया और यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? ये ग्रुप हो सकता है अपना OCH3 ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप हो सकता है अपना CH3 ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप Cl ग्रुप हो सकता है, ये CCl3 ग्रुप हो सकता है, और ये हो सकता है नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या लिखा है। OCH3 को ऑर्थो पे जोड़ दो, मेटा पे जोड़ दो, पेरा पे जोड़ दो। इसी तरह से एक एग्जाम्पल बन गया ये। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा बन जाएगा? इस ग्रुप की जगह CH3 जोड़ दो, ऑर्थो पे जोड़ दो, मेटा पे जोड़ दो, पेरा पे जोड़ दो, और एक सिंपल लिख दो आप। ठीक है, जैसे अपन ने पिछली क्लास में किया, पढ़ना अच्छे से आप, आपको सब समझ में आ जाएगा कि अपना पैटर्न क्या रहता है। देखो इसको ऑर्थो पे, मेटा पे एंड पेरा पे, इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पेरा, और ये भी अपना ऑर्थो मेटा एंड पेरा हो जाएगा। ठीक है, करके देखना स्टूडेंट, मैंने आपको हर चीज कवर करा रखी है। और यहाँ पे मैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सबसे ज्यादा हो जाएगी इसमें मेटा, फिर हो जाएगी सिंपल, फिर ऑर्थो, फिर पेरा हो जाएगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का लिखता हूँ जहां पे CH3 जुड़ा है, वो हो जाएगा अपना सिंपल, फिर हो जाएगा अपना मेटा, फिर अपना हो जाएगा पेरा, और फिर हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन वाला। क्लोराइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप आप कवर करना, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन, वहां पे मैंने करवा रखा है। देखो 4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, थर्ड मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ के, और फोर्थ बताया था बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बोला था बेंजोइक एसिड, और सॉरी उसमें बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने बोला था एनिलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स बोला था। वहां पे तो क्या करना आपको, फ्लोरीन ग्रुप का, फ्लोराइड ग्रुप का प्लस R डोमिनेंट रखना है -I से। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन के अलावा जितने भी है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उसके अपने को क्या करने हैं, -I करना है डोमिनेंट, प्लस R से डोमिनेंट करना है। तो ये आप एबनॉर्मल बिहेवियर रेजोनेंस की क्लास में देखना आप। ठीक है, अच्छे से मैंने कवर करा रखा है। चलिए, तो इसका यहाँ पे -I देखेंगे तो अपना ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्थो पे ज्यादा होता है, फिर मेटा, फिर पेरा, फिर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का इसका लगता है H भी लगता है। चलो मैं लिख देता हूँ सबके। इसका +R लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो एंड पेरा पे। अच्छा, मेटा पे लगेगा -I, इसका +H लगेगा ऑर्थो एंड पेरा पे, और मेटा पे लगेगा +I। क्लोराइड ग्रुप का -I लगेगा, CCl3 का -H तो लगेगा ऑर्थो एंड पेरा पे, और मेटा पे लगेगा -I। और NO2 का क्या लगता है, -R तो लगता है ऑर्थो एंड पेरा पे, और मेटा पे जब रहेगा तो लगेगा -I। ये मैंने आपको क्लियर कर रखा है। की पॉइंट्स बताए थे मैंने रेजोनेंस के, और की पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस हो या फिर हाइपरकॉन्जुगेशन हो, ये ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे ही काम करेंगे और सेम इंटेंसिटी से काम करेंगे। ठीक है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट इप्सो पोजीशन पे भी, ऑर्थो पोजीशन पे भी, मेटा पोजीशन पे भी एंड पेरा पोजीशन पे भी काम करता है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ काम करता है। तो ऑर्थो, इनकी इंटेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो इप्सो पे सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो पे कम, मेटा पे कम, और सबसे कम किस पे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी पेरा पे होती है। क्योंकि मैंने आपको जब भी इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तो फैक्टर जब अलॉट करते हैं अपन तो DNP ऐसा कुछ बताया था, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। ठीक है, वो आप याद करना, इंडक्टिव इफेक्ट में करवा रखा है। तो इसका ये फैक्टर मैंने लिख दिया। अब CCl3 का आप चेक कर लेना, लिख देता हूं मैं, पेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेटा, और फिर सिंपल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में ये करवा रहा हूँ NO2 वाला, देखो वो ध्यान से देखना आप, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा हुआ एग्जांपल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल डाल रहा हूं मैं, और CSI और नेट में ये पूछा गया है एग्जांपल है। ठीक है, चलिए OH यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया। दूसरा
OH NO2 मेटा पे जोड़ दिया। थर्ड में अपन क्या करेंगे, ये OH है, NO2 पेरा पे जोड़ दिया। और फोर्थ अपन क्या रखते हैं, सिंपल रखते हैं। ये लीजिए अपन ने सिंपल रख दिया, ठीक है। चलो फैक्टर लगाओ आप, तो इसका -R फैक्टर, इसका -I फैक्टर, इसका -R फैक्टर। ओके, और ये सिंपल है, क्या तीनों माइनस वाले हैं और माइनस वाले होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले होंगे, तो सबसे कम एसिडिक नेचर तो सिंपल वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये डोमिनेंट फैक्टर होते हैं, तो इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इन दोनों से कम हो जाएगी, मतलब मेटा वाला हो जाएगा। उसके बाद में ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट, लेकिन दोनों ग्रुप सेम है, और सेम होंगे तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, चाहे पेरा हो या फिर ऑर्थो हो। तो इसका जो दूसरा अपन एडिशनल फैक्टर लगाएंगे -I, इसका भी -I। किसका -I ज्यादा होगा, इसका -I ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजिशन पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे इसका -I कम हो जाएगा। तो जिसका -I ज्यादा होगा मतलब इसका -I बड़ा होगा, इसका -I छोटा होगा। तो मैं ये लिख दूंगा ऑर्थो एंड पेरा। ये अपना ऑर्डर निकल के आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ स्टूडेंट, ये ऑब्जर्व ही नहीं होता है, ये ऑब्जर्व नहीं होता है। देखो क्यों पूछा गया था एग्जाम्पल, उसके पीछे भी रीजन है। अपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, अपने रेजोनेंस पढ़ लिया, सारे अपने को इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाने आ गए, कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा डोमिनेंट रहेगा, सब कुछ अपन ने कवर कर दिया। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल पूछ लिया, ठीक है, और अपन ने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगा दिए सही, लेकिन फिर भी अपना ये आंसर सही नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन मिलता है और ये अपन सही करके आ जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया था स्टूडेंट, उसको आप समझना वो क्या चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक, वापिस लिख दूं, ये मैंने लिख दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या लिख दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक मैंने लिख दिया है पेरा नाइट्रोफिनोल, एक मैंने लिख दिया पेरा नाइट्रोफिनोल, लीजिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे देखो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है, क्या हो गया इससे, देखो इससे ये हो गया स्टूडेंट कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो यहाँ से H+ आयन इजीली बाहर नहीं निकलते हैं, और जब इजीली बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका एसिडिक जो नेचर है वो कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, किससे, पेरा से। तो ऑर्थो की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो राइट अपना जो आंसर होगा वो होगा पेरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा एंड सिंपल। बाय डिफॉल्ट आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट भी होते हैं। देखो आगे अपन और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे अपन ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, सर इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी अपन जब भी एसिडिक एंड बेसिक नेचर जब भी अपन पढ़े, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के साथ साथ ये फैक्टर भी अपने दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है, तभी अपन क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, ये वाला समझ में आ गया होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये हाइड्रोजन इजीली बाहर नहीं निकलता है, और जब हाइड्रोजन ही नहीं निकलेगा तो काई की एसिडिटी, एसिडिटी काई की, एसिडिक स्ट्रेंथ काई का, एसिडिक नेचर किस बात का, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट में टॉपिक की बात करता हूं, इसमें अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट देखिए स्टूडेंट, क्या काम आता है, होता क्या है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस किस तरह से अपन देखेंगे और इसके एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनते जाना आप मेरी बात को। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इट इज ए स्टेरिक इफेक्ट। आपको बता दूं मैं, ये एक स्टेरिक इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट है।
और कहाँ पे देखा जाता है, मतलब ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, ऑब्जर्व इन, लिख देता हूं मैं, ऑब्जर्व इन बेंजोइक एसिड, ऑब्जर्व इन बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपना ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो अपना बेंजोइक एसिड हो गया और दूसरा हो गया एनिलीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन भी हो गया, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं अपन। फर्स्ट अपन देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ये लीजिए, अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पे किस तरह से ये अब्जॉर्ब होता है। चलिए सीखते हैं इसको। ये मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप का मतलब क्या होगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। मतलब चाहे माइनस आर हो, चाहे माइनस एच हो, या माइनस आई हो, या प्लस आई हो, प्लस एच हो, प्लस आर हो, कोई भी ग्रुप स्टूडेंट, एनी ग्रुप, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल अपन ने देख लिया कि बेंजोइक एसिड में ऑब्जर्व होता है। अच्छा, ऑब्जर्व होता है तो क्या इफेक्टिव डालता है, बेंजोइक एसिड की कोई भी, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये अपना ऑर्थो इफेक्ट है। अच्छा, होती किस वजह से है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ही ले, इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, चलो आपको ऑब्जेक्टिव, अपना सीएसआर ऑब्जेक्टिव होगा, कोई नहीं पूछेगा आपको कि ये होती क्यों है, आपको होती है ये भी अगर आपको पता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए। चलो इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये होती है मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट, अच्छे से समझना। ये बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, दूसरा ये बेंजोइक एसिड ले लिया और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, जी जोड़ दिया मैंने, तो ठीक है। चलिए इसकी एसिडिक नेचर शो करेंगे, मतलब यहां से H प्लस साइन बाहर निकालेंगे, इससे भी H प्लस साइन बाहर निकालेंगे क्या, लीजिए, ठीक है। तो अगर H प्लस आयन बाहर निकालेंगे तो बेंजोइट आयन जो बनेंगे, ये जो बेंजोइट आयन बनेंगे ये कौन से में ज्यादा स्टेबल होंगे, और जिसमें ज्यादा स्टेबल होंगे उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, यही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है, ये बेंजोइट आयन बना दिया और यहाँ पे ग्रुप जी भी लगा दिया, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई अपनी, ये ओ नेगेटिव हो गया और ये डबल बॉन्ड ओ। वापिस इसमें अगर रेजोनेंस चलेगा इस तरह से तो वापिस ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ओके है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोल देंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये रेजोनेंस भी हो सकता है क्या, बिल्कुल बोलेंगे हो सकता है। तो इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो आप बना के देख लो किस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव हो गया,
और ये हो गया ये भी नेगेटिव। देखो कुछ एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रही है, इसको अपन बोल देंगे एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बन रही है इसमें, बिल्कुल बन रही है, हाथ रोगे। इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, ठीक है। ये एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगी, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगी, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगी। क्यों, देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में एरोमेटिसिटी है, इस बेंजीन में क्या है, एरोमेटिसिटी है, इस बेंजीन में एरोमेटिसिटी है। और इस बेंजीन में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, इस वाले बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, और इस वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एरोमेटिसिटी मेंटेन है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या एसिडिक नेचर क्या होगी, इसकी एसिडिक नेचर, एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो सेकंड वाला केस, ठीक है, सेकंड वाला केस देखते हैं अपन। यहां पे क्या है, ये जो ग्रुप है और एक ये ग्रुप, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा रिपल्सन, इसके बीच में होगा स्टूडेंट रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन की वजह से ये जो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ग्रुप है, ये अभी क्या था, इस बेंजीन के प्लेन में था, और ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। देखो समझना, ये बेंजीन है, ये आपको पेन दिख रहा होगा, ये बेंजीन है, एक प्लेन है, और इसके एक और पेन जोड़ दिया मैंने, एक मैंने अंगुली जोड़ दी मेरे हाथ की, ये कोई ग्रुप है COO नेगेटिव, ये इसके प्लेन में है। अब ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो ये वाला ग्रुप ऐसे हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब आउट ऑफ प्लेन हो गया तो इसमें रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। कौन सा रेजोनेंस खत्म होगा, वो देखो चर्चा करते हैं, ये रेजोनेंस होगा, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगी, ठीक है। अब कौन सा नहीं होगा, वो चलो मैं आपको बताता हूं। ये लीजिए स्टूडेंट, ये जो रेजोनेंस चल रहा है, ये रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जब हो जाएगा बेंजीन रिंग से, तो इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस भी कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, याद करो आप, आपको मैं एरोमेटिसिटी में, नेक्स्ट अपना यही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिसिटी कवर करेंगे अपन। तो एरोमेटिसिटी या फिर रेजोनेंस कहाँ पे चलता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन ओनली प्लेनर में चलता है, नॉन प्लेनर में कभी नहीं चलता है। तो ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, और ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें को लिख सकता हूं नो एबनॉर्मल, नो एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि कोई भी ग्रुप अगर जी लगा हुआ है, जी लगा होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और इसमें ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, और किसकी कम हो जाएगी, किसकी कम हो जाएगी, इस वाले से, ठीक है। कंपेरेटिव इसकी जो एसिडिक नेचर है कम रहेगी, और जिसपे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाएगा, और वो एसिडिक जो नेचर है उसको इंक्रीज कर देगा। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, चलो एग्जांपल्स अपने क्वेश्चंस, वही अपना पैटर्न रहेगा, अपना पैटर्न वही रहेगा। ये बेंजोइक एसिड और कोई भी ग्रुप लगा दिया जी। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो, ये ग्रुप क्या हो सकते हैं अपने, जैसे हो गया अपना CH3 हो गया, ओके।
ग्रुप हो गया OCH3 हो गया, अपना ग्रुप हो सकता है CCl3 हो गया, ग्रुप हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप। ये देखो 6 टाइप के क्वेश्चन ले लिए। क्या लिखा है मैंने ये, इसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो, मेटा पे जोड़ दो, पेरा पे जोड़ दो, एक क्वेश्चन बन गया। इसको भी ऑर्थो मेटा एंड पेरा पे जोड़ दो, 2 क्वेश्चन बन गया। सेम डिट्टो, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, तो मैंने आपको एक बात तो सिखा दी कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, चाहे ये वाला हो, ये वाला, ये वाला हो। तो अगर CH3 जुड़ा है तो भी ऑर्थो की तो कंपेरेटिव एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, OCH3 जुड़ा है तो भी होगी, CCl3 जुड़ा है तो भी होगी, फ्लोराइड ग्रुप जुड़ा है तो भी होगी, ये भी होगी, और NO2 ग्रुप जुड़ा है तो भी होगी। बाकी में मेटा एंड पेरा में आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करोगे, R चेक करोगे, H चेक करोगे, I चेक करोगे। मतलब रेजोनेंस कहाँ पे है, कहाँ पे हाइड्रोकॉन्जुगेशन, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। और एसिडिक नेचर आपको बता दी कि -R, फिर -H, फिर -I, फिर सिंपल, फिर +I, फिर +H एंड +R। ये फैक्टर आप देखते जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, मिलान करना आप चेक करके, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ। ऑर्थो उसके बाद में हो जाएगा अपना सिंपल हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा मेटा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा पेरा हो जाएगा। सेकंड आप मिलान कर लीजिएगा ऑर्थो, उसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, सबसे कम तो हो जाएगा पेरा, ठीक है। उसके बाद में -IM हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। CCl3 देखना, ऑर्थो हो गया, फिर पेरा हो गया, फिर अपना मेटा, सिंपल, ठीक है। फ्लोरीन ग्रुप लगाने से ऑर्थो, मेटा, सिंपल, पेरा, क्योंकि इसका क्या होता है यहाँ पे +R डोमिनेंट होता है -I से। चेक करना एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन एटम मैंने करवा रखा है रेजोनेंस में, ठीक है। इसका हो जाएगा अपना ऑर्थो, फिर मेटा हो जाएगा, फिर पेरा हो जाएगा, और फिर सिंपल, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है -I डोमिनेंट होगा किससे, +R से। तो -I से क्वेश्चन करेंगे, फ्लोरीन में +R से करेंगे। NO2 का आप देख लो, पेरा हो जाएगा, फिर सिंपल, सॉरी मेटा हो जाएगा, फिर सिंपल हो जाएगा। चेक करना अच्छे से, ईमानदारी के साथ। सब क्लासे मैंने आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाने सिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए एक अपना कंप्लीट हुआ ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। लीजिए अपन ऑर्थो इफेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं आज। सेकंड मैंने बताया ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसमें, ये एनिलीन बना दिया, ठीक है, और इसकी कोई भी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया, जी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, और क्या इफेक्टिव डालेगा ये, एलिनिन की बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। याद करो ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड में क्या बोला है मैंने, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जब अपन लगा देंगे तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एनिलीन के कोई भी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे जब अपन कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाती है, कंपेरेटिवली कम हो जाती है। कंपेरेटिवली का मतलब क्या होगा, मतलब मेटा एंड पेरा एंड सिंपल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा फैक्ट रहेगा। चलिए कर ही लेते हैं। देखो NH2, इसका क्या पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मतलब H+ जुड़ेगा,
और जब H प्लस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो अपना बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ये बन गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, क्योंकि इसमें एक H ज्यादा है। देखो जिसमें H ज्यादा वो कॉन्जुगेटेड एसिड, जिसमें H कम है करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड बेस। केवल ये लॉजिक ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूं, ये ले लिया एनिलीन, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, ग्रुप जोड़ दिया, और इसकी भी बेसिक नेचर शो कराते हैं, H प्लस जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, और H प्लस जुड़ते ही ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस से, और ये हो गया अपना कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए स्टूडेंट, अब अपन इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्जुगेटेड एसिड अगर ये स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, और ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, देखो इसको समझो आप, इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो जब भी रिपल्सन होगा, जब भी बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होगा या फिर ग्रुप ग्रुप रिपल्सन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपको याद होगा, आप जब भी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अब देखो अगर ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी से ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे इसका बेसिक नेचर क्या रहेगा, इसका बेसिक नेचर रहेगा मोर बेसिक नेचर, ठीक है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, कुल मिला के क्या हुआ, जब एलिनिन की ऑर्थो पोजीशन पे जी लगा देते हैं तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेसिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा बेसिक नेचर में चलो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इसके। जो मैं चीज बताना चाहता हूं आपको वो ये है, जो बेसिक नेचर है ना, बेसिक नेचर में क्या बनते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बनते हैं, और कॉन्जुगेटेड एसिड पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ये लीजिए, बाकी अपने को ऑर्थो फैक्टर यहाँ पे देखना है, तो एग्जांपल्स लेंगे। ये एनिलिन लिया, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाया, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन ले लो आप, NHR, दोनों पे सेम रहेगा, ठीक है। ये कोई भी ग्रुप लगाया, और ये ग्रुप हो सकता है अपना OCH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, क्लोरीन ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन ग्रुप हो सकता है, CCl3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है। अब आप सब समझ गए होंगे कि इस ग्रुप को आप ऑर्थो पे भी जोड़ दो, मेटा पे भी जोड़ दो, एंड पेरा पे भी जोड़ दो, और सिंपल भी रख लो, और क्या क्या बेसिक नेचर में चेंज आएंगे वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ऑर्थो की मैंने आपको बताई कि ऑर्थो वाला लिस्ट बेसिक होगा, सब में ऑर्थो वाला लिस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। क्लोराइड में भी हो गया, क्लोरी CCl में भी हो गया, NO2 में भी हो गया। ऑर्थो ग्रुप पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका बेसिक नेचर कंपेरेटिवली क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता होंगे। अब फैक्टर पता है तो आप ये देखना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज तो बढ़ा रहा है,
इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर मैं सिंपल लेता हूं बीच में, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम कर रहे हैं, तो माइनस आई, माइनस एच एंड माइनस आर, ये आप फैक्टर लगाते जाना और क्वेश्चन इनके जो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है वो लिखते जाना। चेक करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो पैरा की सबसे ज्यादा लिख दिया मैंने, फिर मेटा, सिंपल आ जाएगा और फिर मेटा आ जाएगा, ठीक है। CS3 में क्या हो जाएगा अपना, ऑर्थो हो जाएगा, ऑर्थो तो ये हो गया सबसे कम, तो फिर पैरा हो गया, फिर हो गया अपना मेटा हो गया, फिर सिंपल हो गया, ओके। Cl में देखो माइनस आई फैक्टर रहेगा, ऑर्थो हो गया, और माइनस आई फैक्टर कम कहाँ पे रहेगा, पैरा रहेगा, सॉरी सिंपल में तो हो गई नहीं, सिंपल फिर पैरा एंड मेटा में, ठीक है। फिर अपन फ्लोरीन ग्रुप की बात करेंगे, फ्लोरीन ग्रुप में प्लस आर रहेगा, तो देखो पैरा हो जाएगा, ठीक है, फिर सिंपल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मेटा हो गया। CCl3 की बात करें, माइनस एच लगेगा, और माइनस एच लगेगा तो सिंपल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा अपना पैरा हो जाएगा, माइनस आई को माइनस एच कॉमन रहेगा तो मेटा हो जाएगा, और फिर पैरा हो जाएगा, तो ये ऑर्डर लिख दिया। NO2 का माइनस आर होता है, तो ये हो जाएगा अपना ऑर्थो हो गया, सिंपल हो गया, फिर हो जाएगा मेटा एंड पैरा हो जाएगा। ये आप चेक कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। खुद भी आप थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना, और नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वापस बता दूंगा, और वापस बताने की जरूरत नहीं है, पिछले की क्लासों में आप कवर करना इस चीज को, फिर आप मेरे से पूछना कि क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरूर मैं एक चीज बता दूं, फ्लोरीन का प्लस आर से क्वेश्चन करेंगे, और क्लोरीन का माइनस आई से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये चीजें अपनी हो गई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये लिया मैंने बेंजोइक एसिड, ओके, और यहां पे मैंने ग्रुप लगा दिया OCS, ठीक है, और एक मैंने लिया बेंजोइक एसिड, और यहां पे दूसरा ग्रुप लगा दिया NO2 ग्रुप। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये है अपना, इसमें अपने को एसिडिक नेचर देखना है, एसिडिक नेचर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं NH2, और यहां पे मैं लगा देता हूं NO2 ग्रुप, और एक मैं NH2 लगा दिया, ठीक है, और एक मैं लगा देता हूं NO2 ग्रुप यहाँ पे। चलो ये दो क्वेश्चन आप सोल्व करो, इसका एसिडिक नेचर देखेंगे और इसका बेसिक नेचर देखेंगे, इसका बेसिक नेचर देखेंगे, फटाफट से सोल्व कर लेंगे। देखिए कौन सा इफेक्ट होता है, चलो आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाओ, इसका प्लस आर लगेगा, ठीक है, इसका क्या लगेगा, माइनस आर लगेगा। ज्यादा किसकी होनी चाहिए, देखो माइनस आर वाले एसिडिक को बढ़ाते हैं, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप है, इसको बोल देंगे ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट जब होगा तो ज्यादा इसकी हो जाएगी, कम इसकी हो जाएगी। इसी तरह से ये ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपको देखना ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सपोज करो ये फिनोल है, और यहां पे मैंने जोड़ दिया NO2, और दूसरा मैंने ले लिया, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे मैंने जोड़ दिया है ये CS। अब देखो इसका भी ऑर्थो इफेक्ट है, इसका भी ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट अगर कॉमन हो गया तब अपन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यूज करेंगे। NO2 का माइनस आर है तो इसका क्या है, प्लस H है, तो इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी इस वाले से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेसिक वाले में भी मैं आपको बता दूं, ये क्या किया मैंने, एसिडिक नेचर, ठीक है, ये NH2 लिया, और यहां पे लिया मैंने NO2 ग्रुप ले लिया, और दूसरा ये NH2 लिया है, और यहां पे मैंने ले लिया है CS3 ग्रुप लिया। देखो इस पे भी ऑर्थो इफेक्ट है, इस पे भी ऑर्थो इफेक्ट है,
ऑर्थो इफेक्ट जब कॉमन हो गए तब अपन फैक्टर देखेंगे, इसका माइनस आई फैक्टर है और इसका प्लस एच फैक्टर है। और बेसिक नेचर को प्लस प्लस वाले, देखो ऊपर देखो यहीं पे लिखा है मैंने, ये देखिए, ठीक है। बेसिक नेचर पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज वाले, ठीक है। बहुत कुछ करा दिया मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में, तो आपको बाकी बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो H प्लस हो गया और माइनस आर, तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने ऑर्थो इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सारी इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आपको एक कॉमन जानकारी मैं बता दूं कि ये जो भी अपन एग्जांपल्स कर रहे हैं, ये अभी अपन अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, सीएसआर ने पूछे हैं, गेट ने पूछे हैं, वो एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं। उसके अलावा अपने इस कोर्स में प्रत्येक यूनिट के असाइनमेंट होंगे, और आपको मैं बता दूं अपना इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा, उसके अपने 35 प्लस टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर। ऑर्गेनिक में भी 35 प्लस टेस्ट होंगे। देखो मैं आपको कुछ इसकी अपने कोर्स की जानकारी दे दूं कि इनऑर्गेनिक में अपने 35 प्लस 35 टेस्ट होंगे। ऑर्गेनिक में अपने प्लस 35 टेस्ट होंगे। फिजिकल में अपने प्लस 25 टेस्ट होंगे। स्पेक्ट्रो के प्लस 15 टेस्ट होंगे। और मेजर टेस्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, प्लस 20 मेजर टेस्ट होंगे। उसमें अपने को कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो सारी चीजें कवर की जाएगी। तो इस तरह से अपने कुल मिला के मतलब अराउंड 150 टेस्ट होंगे। और उस टेस्ट में जैसे किसी टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, अपने कंप्लीट सीएसआईआर नेट फॉलो करने वाले होंगे, गेट फॉलो करने वाले, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन आपको एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैटर्न पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी अपन जो अपने लेक्चर क्लास है उसमें अपन सारे एग्जांपल्स को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर अपना जो हो जाए वो अपन एग्जांपल्स लेंगे। मोस्टली अपन एग्जांपल कोशिश करेंगे इंक्लूड करने की। बाकी अपना ये रहेगा, मतलब सारी क्लासेस आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, लाइव वीडियो में मिलेगी। बाकी इनके इतने जो भी मैंने आपको बताया 35 प्लस ही आपको टेस्ट मिलेंगे, इसके भी 35 प्लस ही टेस्ट मिलेंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो आज की क्लास केवल यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट। कल अपन करेंगे सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, सर इफेक्ट देखेंगे, और सर इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होता है वो चीजें सीखेंगे। और सर इफेक्ट के एप्लीकेशन से जहां पे एक क्वेश्चन आपको सीएसआईआर पूछेगा, 100% पूछेगा कि सर इफेक्ट आएगा ही आएगा। देखो 3 इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं। ऑर्थो इफेक्ट में बेंजोइक एसिड, एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, और एक होता अपना सर इफेक्ट। यहाँ से कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको डायरेक्टली न पूछ के एसिडिक या फिर बेसिक या फिर और भी एप्लीकेशंस पार्ट जो अपन कवर करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको शामिल करवाएगा, और वो आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टॉप करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।